प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अधिनायकवाद के उदय एवं विस्तार के कारण। अधिनायक तंत्र क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या लक्षण हैं, इसके संदर्भ में हमने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सामाजिक कारणों से हम 20 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और बीते हुए कल से हमने पुनः राजनीति विज्ञान से संबंधित लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद या तानाशाही का उदय क्यों होता है, इसके विस्तार के क्या कारण हैं। भाई, वास्तव में प्राचीन समय से ही मैं ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के जनक, पिता, संस्थापक अरस्तु से भी पहले वास्तव में संविधानों का, सरकारों का वर्गीकरण किसी न किस रूप में अरस्तु से पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था। प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण सरकारों का, संविधानों का अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो वास्तव में यहाँ मैं एक ही वर्गीकरण का आधार बता रहा हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में जनता की सहभागिता है या नहीं, राजनीति में जनता को भाग लेने का अवसर दिया जाता है या नहीं, इस आधार पर मोटे रूप में मुख्यतया दो प्रकार की शासन प्रणालियां उभरकर सामने आती हैं, विशेषकर आधुनिक समय में। वो है लोकतंत्र और तानाशाही। तो लोकतंत्र के बारे में मैंने सभी बातें अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो वास्तव में दूसरा जो प्रकार है वो तानाशाही है, अर्थात जब राज्य व्यवस्था में या राजनीति में जनता को सहभागी होने का अवसर दिया जाता है, भाग लेने का अवसर दिया जाता है, तो वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कहलाती है। और जब राज्य व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में जनता को सहभागी होने का अवसर नहीं दिया जाता है, जनता राज्य व्यवस्था में भाग नहीं ले पाती है, तो ऐसी व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था या अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। मतलब लोकतंत्र में जनता राज्य व्यवस्था में भाग लेती है, जबकि तानाशाही में, अधिनायक तंत्र में जनता राज्य व्यवस्था में, सरकार में, राजनीति में, सत्ता में भाग नहीं लेती है। ये इसका मुख्य आधार होगा। मैं वैसे सरकारों की वर्गीकरण के संदर्भ में अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैं कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको नहीं समझाऊंगा। मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप में आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस मेरी शर्त एक ही है, जिस रूप में मैं समझाता हूँ उस रूप में आप समझिएगा, आपको राजनीति विज्ञान में कतई कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैं यहाँ औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, मैं वास्तविक रूप में गहराई से आपको राजनीति विज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीति विज्ञान मैंने क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि अरस्तु ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, की राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। तो मैं राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस मानते हुए आपको समझा रहा हूँ। अर्थात राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है, और उसी रूप में मैं इसे आपको समझाऊंगा। मैं सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको राजनीति विज्ञान समझाऊंगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, अधिनायकवाद का उदय और विस्तार के क्या कारण है, इससे पहले एक झलक के रूप में
आपको ये पता होना चाहिए कि अधिनायक तंत्र है क्या, तानाशाही है क्या, है अधिनायकवाद है क्या। सामान्य अर्थ बताऊंगा, कभी भी नहीं बोलेंगे आप ही क्या, कि जब किसी भी देश के अंतर्गत, जब किसी भी देश के अंतर्गत, मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जब किसी भी देश के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति, राज्य की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति अर्थात शासक, एक व्यक्ति या शासक के हाथों में निहित होती है, या संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के द्वारा, क्या एक व्यक्ति के द्वारा वास्तव में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वह अधिनायक तंत्र कहलाता है। अर्थात जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वह अधिनायक तंत्र कहलाता है। क्या कह रहा हूं, जब किसी देश के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति का, राज व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति का, सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वह अधिनायक तंत्र कहलाता है। वास्तविक रूप में यहाँ जो एक व्यक्ति संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यह शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च होता है। वास्तविक रूप में न यह धर्म के प्रति उत्तरदायी होता है, न संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, न जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसके आदेश ही वास्तविक रूप में कानून होते हैं। यहाँ जो शासन किया जाता है, वह शासन वास्तविक रूप में कानून और संविधान के माध्यम से नहीं किया जाता है, बल्कि शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेश ही कानून होते हैं। यहाँ वास्तविक रूप में शासन का संचालन आज्ञप्तियों के द्वारा किया जाता है। आज्ञप्तियाँ मीन्स वास्तविक रूप में शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेश ही कानून होते हैं, और आदेशों के द्वारा ही राजव्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो शासक होता है वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या कह रहा हूं, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, कानून के प्रति उत्तरदायी होता है, नैतिकता के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शासक होता है वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या समझे आप, अधिनायक तंत्र का सामान्य से भावार्थ ये होता है कि जब वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति, एक शासक के द्वारा किया जाता है। अब वह शासक वास्तविक रूप में एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक दल भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक दल भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब वास्तविक रूप में वह शासक एक व्यक्ति हो सकता है, एक दल हो सकता है। बात यहाँ ये है कि जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह संपूर्ण रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग अकेले के रूप में करता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उस शासक के ऊपर, उस दल के ऊपर और कोई नहीं होता है। जैसे चीन में सर्वशत अधिकारवादी शासन प्रणाली है वर्तमान समय में भी, तो वहां पर साम्यवादी दलीय सर्वे सर्वा है, दल है, तो उसको दलीय अधिनायक तंत्र कहेंगे, दलीय अधिनायक तंत्र कहेंगे। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जब तब सैनिक शासन की स्थापना होती है तो उसे सैनिक अधिनायक तंत्र कहेंगे, हैं। और किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा भी शक्ति का संपूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र कहते हैं। 3 प्रकार के अधिनायक तंत्र हो गए ना, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र, क्या कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र, और तीसरा है सैनिक अधिनायक तंत्र, है ना। अधिनायक तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा अधिनायक तंत्र के प्रकार के संदर्भ में, लेकिन फिर भी यहाँ इसकी आवश्यकता हुई इसलिए मैंने बता दिया। अधिनायक तंत्र के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र, सैनिक अधिनायक तंत्र। ठीक है, मूल बात यहाँ ये है कि व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र में एक व्यक्ति संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है, मतलब राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति करता है। दलीय अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक दल के द्वारा किया जाता है, जैसे चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल है। व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र जैसे विशेषकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंतर्गत जब तक ऐसा शासन अस्तित्व में आता रहता है,
तीसरा है सैनिक अधिनायक तंत्र। जब वास्तविक रूप में सेना के अंतर्गत किसी अधिकारी के द्वारा संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह सैनिक अधिनायक तंत्र कहलाता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंतर्गत वर्मा, घाना, अफगानिस्तान इत्यादि देशों के अंतर्गत भी इस प्रकार की शासन प्रणालियां समय समय पर उभर कर सामने आती रहती हैं। 3 प्रकार के अधिनायक तंत्र हो गए। व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, नोट कीजिएगा, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र और सैनिक अधिनायक तंत्र। तो अधिनायक तंत्र किसे कहेंगे भाई, फिर से बोल रहा हूं, आपके सामने है ये वीडियो, देखिएगा। संपूर्ण शक्ति मतलब जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति शासक के द्वारा किया जाता है तो वह अधिनायक तंत्र कहलाता है। और यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। शासक, मैंने लिख दिया है उत्तरदायी नहीं, मतलब शासक किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ना संविधान के प्रति, ना धर्म के प्रति, ना जनता के प्रति, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ये। जबकि लोकतंत्र में शासक उत्तरदायी होता है संविधान के प्रति, जनता के प्रति, कानून के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा ये व्यक्ति सर्वोच्च होता है, मतलब अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली में जो शासक होता है वह सर्वोच्च होता है, सब कुछ इसके अधीन होता है, मतलब सब कुछ राज्य के अधीन, राज्य से ऊपर, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ शासक के अधीन होगा। यहाँ वास्तविक रूप में राज्य अपने आप में साध्य होगा और व्यक्ति साधन होगा। नोट कीजिएगा, अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली में व्यक्ति साधन होता है, राज्य साध्य होता है। राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के साथ वास्तविक रूप में एक उपकरण के समान व्यवहार किया जाता है, जबकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में व्यक्ति साध्य होता है, जबकि राज्य, समाज, अन्य संस्थाएं केवल साधन होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। विद्यार्थी गलती करते हैं क्या कि लोकतंत्र में व्यक्ति साध्य होता है, राज्य साधन होता है। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति साधन होता है, राज्य साध्य होता है, राज्य साध्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए मैंने एक विद्वान का नाम लिखा है यहाँ, फोर्ड। फोर्ड क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली क्या होती है कि राज्याध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है, अधिनायकवाद है, तानाशाही है। मतलब जब किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा गैर कानूनी रूप में संपूर्ण शक्ति प्राप्त की जाती है तो वह ही अधिनायक तंत्र कहलाता है, तानाशाही कहलाता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आप लिखेंगे राज्याध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है या तानाशाही है। गैर कानूनी मतलब यहाँ जो शक्ति प्राप्त की जाती है वह कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की जाती है, हिंसा के द्वारा, बल के द्वारा जो है शक्ति प्राप्त की जाती है। जबकि लोकतंत्र में संवैधानिक साधनों के द्वारा शक्ति प्राप्त की जाती है। कैसे? लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, पहले चुनावों के बाद में जो है जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके द्वारा सरकार बनाई जाती है, सत्ता प्राप्त की जाती है। तो सत्ता कैसे प्राप्त की गई लोकतंत्र में? कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, मतलब चुनावों के माध्यम से। जबकि तानाशाही में सत्ता प्राप्त की जाती है वह चुनावों के माध्यम से नहीं की जाती है, बल्कि छल, बल, हिंसा के द्वारा जो है सत्ता प्राप्त की जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि तानाशाही में वास्तविक रूप में जो शक्ति प्राप्त की जाती है वह गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की जाती है। मतलब तानाशाही में जो शक्ति प्राप्त की जाती है वह गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की जाती है, जबकि लोकतंत्र में जो शक्ति प्राप्त की जाती है वह कानूनी, संवैधानिक तरीके से प्राप्त की जाती है, जिसका माध्यम होता है चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव इसका माध्यम होता है, जबकि तानाशाही में शक्ति प्राप्त करने का जो माध्यम होता है, साधन होता है, वह बल होता है, हिंसा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी रूप में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब मूल बात आती है कि अधिनायकवाद के उदय और विस्तार के क्या कारण हैं। भाई वास्तव में 20वीं शताब्दी के बारे में बहुलवादियों ने कहा था कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मैंने यहां नोट भी कर दिया है, और उसके बाद में नाजीवाद और फासीवाद उभर कर सामने आता है। लोकतंत्र की कुछ ऐसे विफलताओं के कारण थे
जिनकी वजह से नाजीवाद और फासीवाद का अस्तित्व होता है। मतलब मूल बात ये है कि 20वीं शताब्दी को लोकतंत्र की शताब्दी कहा गया, लोकतंत्र का युग कहा गया, लेकिन पृथ्वी में विश्व युद्ध और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली का उदय होता है, मतलब तानाशाही का उदय होता है। तो तानाशाही का उदय क्यों हुआ? अब यहाँ विशेषकर मैं ये कहूँगा कि तानाशाही के भी 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत तानाशाही, दलीय तानाशाही और सैनिक तानाशाही। मतलब व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र और सैनिक अधिनायक तंत्र। वास्तव में दलीय अधिनायक तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। तो जिसके अंतर्गत आप निचोड़ रूप में यदि कहें तो ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाजीवाद और फासीवाद का अस्तित्व होता है, जिसके अंतर्गत इटली और जर्मनी में इसका उद्भव होता है, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात वास्तव में साम्यवादी अधिनायक तंत्र का उदय होता है, साम्यवादी अधिनायक तंत्र का भी उदय होता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया में सैनिक अधिनायक तंत्र का भी उदय होता है और कुछ देशों में व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र का भी उदय होता है। मतलब अधिनायक तंत्र के तीनों ही प्रकार किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आते हैं। व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, क्या कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, जैसे हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंतर्गत ऐसा होता रहता है, घाना में, बर्मा में भी ऐसा होता रहता है। साम्यवादी अधिनायक तंत्र, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, वर्तमान चीन के अंतर्गत इसका जो प्रारूप है वो मौजूद है चीन में। सोवियत संघ का तो विघटन हो गया 1991 में। और जो इसका तीसरा है सैनिक अधिनायक तंत्र, जिसमें कि सेना के ही किसी अधिकारी के द्वारा जो है संपूर्ण शक्ति हथिया ली जाती है, जैसे कि हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंतर्गत। तो ये किसी न किसी रूप में तानाशाही के तीनों ही प्रकार उभर कर सामने आते हैं। मतलब व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र और सैनिक अधिनायक तंत्र। अब इनका उदय क्यों हुआ, इसके क्या कारण है, इसका विस्तार क्यों हुआ है, इसके क्या कारण है, समझें। अधिनायक तंत्र के उदय और विस्तार के कारणों को हमने 2 भागों में बांटा है, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। सामान्य कारणों में हमने 4 कारण दिए हैं। क्या कि वास्तविक रूप में सामान्य कारण में सबसे पहला कारण होता है कि जब किसी भी देश में तानाशाही उभर कर सामने आती है तो उसका सामान्य कारण है भ्रष्ट शासन। ये पूरी दुनिया में सब देशों के ऊपर लागू होगा, सब देशों पर लागू होगा कि किसी भी देश के अंतर्गत तानाशाही क्यों पनपती है, अधिनायकवाद का उदय क्यों होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका पहला कारण है भ्रष्ट शासन। भाई, जब किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, ईमानदारी से शासन का संचालन नहीं किया जाता, राजनीति में भ्रष्ट लोग प्रवेश लेने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता परेशान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भ्रष्ट शासन होता है तो ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है और अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता ऐसे शासन से परेशान हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, और जब जनता परेशान हो जाती है तो जनता ऐसे किसी भी शासक के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है जो कि ठीक तरीके से देश का नेतृत्व कर सके और भ्रष्ट शासन को समाप्त कर सके। ऐसे किसी भी शासक के शासन को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार होती है। ऐसी स्थिति में तानाशाही पनपती है। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे भारत के अंतर्गत। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भ्रष्ट शासन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, अन्यथा कहीं वो दिन ना देखना पड़े हमें कि लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आ जाए। इसलिए वास्तविक रूप में तानाशाही के उदय का सबसे मूल सामान्य कारण भ्रष्ट शासन है। भ्रष्ट शासन होगा तो तानाशाही का अस्तित्व होगा। दूसरा है राजनीतिक व आर्थिक दुरावस्था। क्या? राजनीतिक व आर्थिक दुरावस्था। किसी भी देश के अंतर्गत
तानाशाही कब पनपती है? जब वहाँ राजनीतिक अस्थिरता हो, अर्थव्यवस्था कमजोर हो, आर्थिक स्थिति खराब हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ वास्तविक रूप में सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, ना तो बाहरी रूप में सुरक्षा हो पाती है, ना आंतरिक रूप में सुरक्षा हो पाती है। ऐसी स्थिति में जनता परेशान हो जाती है, और जब जनता परेशान हो जाती है तो ऐसे किसी भी शासक के शासन को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार होती है जो वास्तविक रूप में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सके और आंतरिक रूप में शांति व्यवस्था कर सके। मतलब आंतरिक रूप में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर सकते और बाहरी रूप में बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा कर सके, ऐसे शासक के शासन को जनता स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में भी तानाशाही उभर कर सामने आती है। तीसरा है उग्र राष्ट्रवाद। भाई किसी भी देश में तानाशाही कब पनपती है? जब वहां उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? उग्र राष्ट्रवाद का उदय तब होता है जब किसी भी देश के अंतर्गत उसका अतीत बहुत सर्वोच्च होता है। अतीत बहुत सर्वोच्च होता है, उसके अतीत की संस्कृति बहुत सर्वोच्च होती है, उसका इतिहास गर्व करने लायक है। जैसे हमारे भारत का उदाहरण दे सकते हैं हम। और वर्तमान समय में वहां की जनता कष्ट भोग रही है और जनता के दिमाग में ये विचार आते हैं कि हमारा इतिहास तो इतना महान था, हमारी संस्कृति इतनी महान थी, और वर्तमान में इन शासकों के कारण हमारी संस्कृति नष्ट हो गई है, हमारे इतिहास के गौरव को भी इन्होंने कुचल दिया है, हमें हमारे राष्ट्र के ऊपर शर्म आती है। तो ऐसी स्थिति में जनता उग्र हो जाती है और उग्र विचारों के आधार पर उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। और जब उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है तो वास्तविक रूप में वहां पर तानाशाही पनपा करती है। क्या कह रहा हूं? वहां पर तानाशाही पनपा करती है। चौथा है प्रजातंत्र की विफलता। किसी भी देश के अंतर्गत तानाशाही का उदय कब होता है? वास्तव में तानाशाही का उदय तब होता है कि जनता ने बड़े प्रेम से वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्री संस्थाओं को अपनाया, विधि के शासन को अपनाया, जनता को मौलिक अधिकार दिए गए, कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई, वास्तविक रूप में सत्ता में आने के लिए चुनावों की व्यवस्था भी की गई कि समय समय पर चुनाव हो और चुनावों के माध्यम से जनता जिस भी दल विशेष को पसंद करे उसे सत्ता में भेजे। लेकिन कुछ कारणों से लोकतंत्रीय शासन सफल नहीं हो पाता है। कैसे? जैसे वर्ग संघर्ष के कारण, अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण, संकटों का मुकाबला नहीं करने के कारण, आंतरिक रूप में शांति और व्यवस्था नहीं होने के कारण, बाहरी रूप में शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं होने के कारण, हमेशा बाह्य आक्रमण का खतरा होने के कारण, वास्तविक रूप में वहाँ उस देश के द्वारा किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय शक्ति का विस्तार नहीं करने के कारण, सैनिक शक्ति मजबूत नहीं होने के कारण वहाँ पर जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। और लोकतंत्र की विफलता के कारण फिर वास्तविक रूप में जनता किसी भी रूप में ऐसे शासन के शासक को ऐसे शासक के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है जो वास्तविक रूप में देश की आंतरिक और बाहरी रूप में सुरक्षा कर सके। तो लोकतंत्र जब विफल होता है तो ऐसी स्थिति में भी तानाशाही का उदय होता है। ये हो गया तानाशाही या अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली के उदय के 4 सामान्य कारण। आशा करता हूँ ये चारों कारण आप समझ गए होंगे। ये चारों कारण ऐसे हैं जो वास्तविक रूप में किसी भी देश के ऊपर लागू हो सकते हैं, अर्थात किसी भी देश के अंतर्गत यदि तानाशाही का उदय होता है तो इसके सामान्य कारण ये 4 होते हैं, सर्वत्र लागू होंगे। चाहे प्राचीन समय से आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा, प्राचीन समय से यदि हम ये देखें कि तानाशाही का उदय कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो डेफिनेटली ये कारण मौजूद होते ही होते हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट हो गया सामान्य कारण, दूसरा है विशिष्ट कारण, अर्थात तानाशाही के उदय और विस्तार के विशिष्ट कारण कौन कौन से हैं। इसमें हमने आपको लिए 2 बिंदु तैयार किए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध व उसके पश्चात, वास्तविक रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद वास्तव में यदि हम देखें तो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय होता है। अर्थात फांसीवादी अधिनायक तंत्र, नाजीवादी अधिनायक तंत्र का उदय होता है, जैसे कि इटली और जर्मनी के अंतर्गत हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में प्रथम विश्व युद्ध और उसके दौरान नाजीवाद और फांसीवादी
जो है शासन प्रणाली का उदय होता है, जिसके अंतर्गत हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा ही विशेषकर संपूर्ण सत्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुसोलिनी कहा करता था कि मुसोलिनी हमेशा ठीक है और मुसोलिनी के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का आप पालन कीजिएगा। जनता से कहा जा रहा है आप पालन कीजिएगा, यदि आप हमारे आदेशों का पालन करते हैं तो आप नैतिक हैं, अन्यथा आप अनैतिक हैं। मतलब मुसोलिनी जनता से कह रहे हैं कि आप हमारे आदेशों का पालन करो, वो आदेश सही है, गलत हो ही नहीं सकते, और हम जो आदेश दे रहे हैं वो नैतिक हैं, और यदि आप हमारे आदेशों का पालन करें तो आप भी नैतिक हैं। और जनता से कह रहे हैं कि आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करें तो आप अनैतिक हैं। क्यों? क्योंकि हम नैतिक हैं। कौन कह रहे हैं? मुसोलिनी। तो इसका मतलब मुसोलिनी के द्वारा जो भी आदेश दिया जा रहा है वो आदेश कानून, उस आदेश को मानना पड़ेगा। अगर आप उस आदेशों का पालन नहीं करें तो आप अनैतिक हैं, और आदेशों का पालन करें तो आप नैतिक हैं। आप देखिएगा इसमें किसकी गंध आ रही है? अधिनायकवाद की गंध आ रही है, तानाशाही की गंध आ रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं सब कुछ हूं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? मुसोलिनी। ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या स्थिति होती है? वास्तविक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में नाजीवाद और फासीवाद का धीरे धीरे पतन होता है, परंतु इसके स्थान पर साम्यवादी अधिनायकवाद का अस्तित्व हो जाता है। जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत साम्यवादी अधिनायक तंत्र था और वर्तमान में चीन के अंतर्गत साम्यवादी निर्णायक तंत्र है। साम्यवादी निर्णायक तंत्र का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर एक दल होता है, साम्यवादी दल। साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा होता है। साम्यवादी दल जैसा कहेगा वैसा ही वहाँ की व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी और न्यायपालिका उसी हिसाब से कानून की व्याख्या करेगी। मतलब साम्यवादी दल के अधीन ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती हैं। ये बात सत्य है कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब साम्यवाद का लगातार विस्तार हो रहा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। 1991 में जो है सोवियत संघ का अवसान हो जाता है, विघटन हो जाता है, उसके बाद इसके ऊपर विराम लग जाता है और पूंजीवाद या हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद की पूरी दुनिया में जीत हो गई एक प्रकार से 1991 के बाद में, है ना। इसी तो कहा गया कि भी 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो दुनिया में शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट क्या चाहता था? समाजवाद चाहता था, समानता की स्थापना करना चाहता था। साम्यवादी गुट का तो ये हो गया। और पूंजीवादी गुट क्या चाहता था? ये वास्तविक रूप में स्वतंत्रता पर बल देना चाह रहा है। किसके ऊपर बल देना चाह रहा है? स्वतंत्रता के ऊपर बल देना चाह रहा है। तो वास्तविक रूप में 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और जो है पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवादी गुट का जो है जीत हो जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया का नेता बन बैठा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें बहुत बातें, सारी बातें मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम तो केवल इसके उदय के कारण बता रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में साम्यवाद का लगातार विस्तार होता है। इसके क्या कारण है? युद्ध में सोवियत संघ की विजय, अर्थात वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत सोवियत संघ की विजय हो जाती है। तो इसके आधार पर वास्तविक रूप में इनका मनोबल उच्च हो जाता है और मनोबल उच्च हो जाता है तो इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि पूरी दुनिया के अंतर्गत किसी न किसी रूप में जो है साम्यवाद की स्थापना की जानी चाहिए। और भी है पूंजीवादी पक्ष का कमजोर होना, अर्थात दूसरे युद्ध के बाद में क्या, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूंजीवादी गुट धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है साम्यवाद का लगातार विस्तार होता है या साम्यवादी अधिनायकवाद का लगातार विस्तार हो जाता है। और तीसरा है पूंजीवादी शोषण, अर्थात वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो है गरीबों का शोषण किया जाता है, मजदूरों का शोषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी साम्यवादी विचारधारा जो है मजबूत होती है। परंतु 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और पूंजीवादी विचारधारा उदारवाद की जो है दुनिया में जीत हो जाती है। और वर्तमान समय में यदि हम कहें तो वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा ही एक मजबूत विचारधारा है, पूंजीवादी गुट ही एक मजबूत गुट है। पूंजीवाद की जीत हो गई है, उदारवाद की जीत हो गई है, जबकि साम्यवादी विचारधारा की जीत नहीं हो पाई है। परंतु यहाँ मूल कारण ये है कि चाहे अधिनायकवाद तानाशाही की बात हम करते हैं, क्या कह रहा हूँ, अधिनायकवाद तानाशाही की बात हम करते हैं, तो चाहे वो फिर पूंजीवादी तानाशाही हो या साम्यवादी तानाशाही हो, किसी न किसी रूप में दुनिया में अभी भी तानाशाही के जो बीज हैं, जो अंकुर हैं वो मौजूद हैं। तो वास्तविक रूप में जब वहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो किस किस रूप में परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं उस रूप में तानाशाही का उद्भव हो जाता है।
तो ये मैंने आज आपको बताया अधिनायकवाद का जो उदय होता है वह क्यों होता है, मतलब किसी भी देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और वहाँ अचानक ही तानाशाही की स्थापना हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए आप ये सामान्य कारण देखेंगे, ये विशिष्ट कारण तो केवल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ही आपको समझा रहे हैं। बाकी वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत मान लीजिएगा किसी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के रहते वहाँ पर तानाशाही की स्थापना हो जाती है। अब वो तानाशाही चाहे व्यक्तिगत तानाशाही है, दलीय तानाशाही है या सैनिक तानाशाही है, तीनों प्रकारों में से कोई भी प्रकार हो सकता है। तो उसके जो कारण है ना, वो इन चारों में से कोई ना कोई कारण मौजूद जरूर होगा जिसके कारण वास्तविक रूप में वहाँ पर तानाशाही की स्थापना हो जाती है या अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हो जाती है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका अधिनायकवाद के उदय और विस्तार के कारण। एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।